हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, जिसमें हम एनवायरनमेंट की सीरीज को चला रहे थे और जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर शुरू होगा और फोर्थ लेक्चर भी हमारा शुरू होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ कल हमने बायोलॉजी का भी सेक्शन कवर कर लिया है और अगले 3 क्लासेस में आपकी एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाएगी, यानी लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 या बहुत होगा तो लेक्चर नंबर 7 तक आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको आज ही मॉडर्न हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जितने भी सेगमेंट मैडम को पढ़ाने थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसको। तो आप लोग परेशान मत होइए, एक दिन में 3-3 क्लासेस आपको मिलेंगी ताकि अगले 10 जनवरी से पहले पहले आपकी सभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और आप 1 महीने तक प्रॉपर उसे रिवीजन कर पाओगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनको बता दूं कि अगर आप आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो 11 फरवरी को है, साथ ही यूपी पीसीएस जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है 220 पोस्ट के साथ, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको घटना चक्र पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए और घटना चक्र में जो फैक्ट आते हैं और कॉन्सेप्ट वो सभी तैयार होने चाहिए, तभी आप उन एग्जाम्स को अच्छे से कम्पीट कर पाओगे। लेकिन इतनी मोटी किताब होती है कि उसको रिवीजन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, इवन कि कवर कर पाना भी एक चुनौती होती है। तो उसके लिए यूट्यूब का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों का ग्लैंस एकेडमी है। मेरे द्वारा, निशु मैम के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं ताकि 50-55 पेज में सभी नोट्स कवर हो जा रहे हैं, 40 पेज में कवर हो जा रहे हैं, 38 पेज में, और जिससे आप मल्टीपल टाइम उसे रिवीजन कर पाओगे। और हमारी क्लास के साथ अगर आप उस पीडीएफ को देखते हो तो आप और भी उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो और जो बेनिफिट आपको दे सकेगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ को आपको परचेस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी जो क्लासेस है नोट्स की वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर लगातार दे रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही सस्ते प्राइस में, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से सारा पेमेंट सिस्टम, सारे प्राइस लिस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा और वहां से आप पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, और चैप्टर का नाम जो हमारा 4th नंबर पे है एनवायरनमेंट में, उसका नाम है हरित गृह प्रभाव और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन। इट मीन्स कि जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस कह सकते हो, और क्लाइमेटिक चेंज कैसे हो रहा है, मतलब जो भी हम गैसेस को रिलीज कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और उसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं, जैसे जलवाष्प हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और भी ऐसी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव कर रही हैं या बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, और उससे क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्ड इसमें स्टडी करेंगे हम लोग, और अगले 3 लेक्चर में आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? तो मैं आपको बता दूं कि ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अगर नहीं रहता वायुमंडल में, तो ऐसा होता कि सूर्य के द्वारा जो किरणें आ रही हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, और फिर पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में, अवरक्त विकिरण के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिलीज कर दिया जाता है, तो पृथ्वी एक समय का ऐसा होता रात के समय कि ठंडा हो जाती, एकदम पृथ्वी ठंडी हो जाती और कोल्ड हो जाता, क्योंकि रात में तो सूर्य का प्रभाव नहीं होता पृथ्वी पे, स्पेशली उन जगहों पे जहां पर हम लोग रह रहे हैं। यानी अगर इस समय रात की बात हो रही है या इस समय मॉर्निंग की बात करें, तो जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट होगा। अगर हम लोग दिन में पढ़ रहे हैं तो रात होगी, रात में पढ़ रहे हो तो दिन होगी। लेकिन जहां पे रात हो रही है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पर तो पृथ्वी क्या होती है, एकदम ठंडी हो जाती और बर्फ जमने की कंडीशन हो जाती। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस हैं, यही वायुमंडल को एक लेवल पर गर्म रखती हैं ताकि लोगों के लिए जीवन जीना आसान हो सके। तो मान के चलो कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जो नॉर्मल 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो ये आदर्श दशा है और ये प्राकृतिक घटना है। लेकिन ये विनाशकारी कब होती है, ये चैलेंजिंग कब होती है, जब धीरे 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 ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव बढ़ने लगता है और ये तापमान 18 से बढ़ के 35, 40, 45, 50 तक जाने लगता है, जो कि नेचुरल कंडीशन के अपोजिट होती है, आदर्श दशाओं के अपोजिट होती है। इट मीन्स कि नेचुरल प्रोसेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाहे उसमें प्राकृतिक कारण हो या ह्यूमन एक्टिव कारण हो, चाहे ह्यूमन के कारण हो, मानवीय कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है कि वो है तो नेचुरल, लेकिन जब एक अपने लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पृथ्वी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे होता है। तो अब जरा आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो और मेरे मार्कर को देखिएगा ग्रीन कलर से जो मैं करूंगा। ये तो दोस्तों आपका अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई, और ये आपका सूरज हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर आने वाला जो प्रकाश होता है, एरो को देखिएगा, इसमें बहुत सारा एरो है और आपको समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी पे ये जो प्रकाश आ रहा है, जो 8 मिनट लगभग ले रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि लघु तरंग दैर्घ्य, ठीक है, या लघु तरंग विकिरण भी कह सकते हो। तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन पृथ्वी इसका यूज करती है दिन भर, जो है कि इसके माध्यम से पृथ्वी को गर्म रखा जाता है और पृथ्वी फिर इसको रात में रिलीज भी करती है, इवन कि दिन में भी रिलीज करती है। लेकिन यहां पर बात आती है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, मैं इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, और यहीं पे आपको परावर्तित विकिरण भी दिख रही है। एल्बिडो की बात करें, जो कि एल्बिडो होता है जिससे सूर्य के प्रभाव, जो प्रकाश आता है, पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो पृथ्वी गर्म होती है ना ठंडी होती है। और साथ ही साथ क्या करती है कि पृथ्वी कुछ विकिरणों को वापस रिटर्न करती है वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के रूप में, जिसे हम लोग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। और यहीं पे ग्रीन हाउस गैस जो है कि प्रभावित होती है या इसकी वृद्धि होने लगती है। तो कैसे होता है, तो सारी चीजें हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि, क्योंकि एल्बिडो से भी आपका प्रश्न बनता है, तो देखिए अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन की मैं बात करूं कि 100%, 100% तो नहीं, 100% अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रही है, तो इसमें से पृथ्वी क्या करती है, ओनली 65% को यूज करती है और 35% को रिलीज कर देती है, रिटर्न कर देती है। जो रिटर्न होती है ना, ये यहीं से वायुमंडल से ही हो जाती है या पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एल्बिडो। इस वजह से आप देखोगे कि पृथ्वी पर जो तापमान परिवर्तन होगा वो कितने प्रतिशत से होगा, 65% सूर्य की किरणों से, क्योंकि 35% को तो हमने रिटर्न कर दिया, उसको पृथ्वी पर ग्रहण ही नहीं किया गया, तो पृथ्वी पर उससे तापमान ही नहीं बढ़ा। तो क्या एल्बिडो से कोई प्रभाव पड़ा पृथ्वी पे, हम कहेंगे नहीं। तो आप कहोगे कि सर पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए गर्मी के समय तो एल्बिडो का मान और अधिक हो जाए तो बेहतर हो सकता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि अगर ये एल्बिडो का मान 40% हो जाए या 45%, तो हमें केवल कितना, क्या 65% धूप मिलेगी? नहीं, 55% मिलेगी, या दूसरी भाषा में कहूं तो 60% मिलेगी। तो है तो बेहतर, लेकिन एल्बिडो के लिए जो सतह चाहिए होती है वो चाहिए होती है, एक तो लाइट कलर की सतह होनी चाहिए, जैसे बर्फ वगैरह हो गया, हिमालय हो गया, नदियां हो गई। साथ ही साथ चिकनी सतह चाहिए, तो चिकनी सतह आपको बर्फ की मिलेगी। लेकिन हल्का कलर भी चाहिए। अब हल्का कलर आप देखोगे कि आप जो कपड़े पहनते हो डार्क कलर के पहनते हो, लेकिन वनस्पति के जो कलर हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के, वो हल्के हरे कलर के होते हैं, तो उनका एल्बिडो का मान ज्यादा होगा हमारे ब्लैक कलर की अपेक्षा, क्योंकि हमारा ब्लैक कलर सारी सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी में गर्म कपड़ों के रूप, मतलब ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। जाड़े में पहनिए ताकि धूप आपके अंदर एब्जॉर्ब हो और आपको ठंडी ना लगे, लेकिन गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो जब वनस्पतियां रहेंगी और ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो रही है, जंगलों को काटने की हो रही है, तो जब वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो एल्बिडो का मान कहां से बढ़ेगा, वो तो 35 से घट के 30% हो जाएगा और 70% पूरा का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर आएगा। अब ये तो हो गया एल्बिडो। यानी एक प्रश्न आपसे बनता है, आगे मैं बताऊंगा भी, कि क्या एल्बिडो के प्रकाश से पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो हम कहेंगे नहीं, बल्कि जितना आता है उतना रिटर्न कर देती पृथ्वी बिना यूज किए। तो 35% रिटर्न करती है, लेकिन जो 65% होता है उसमें से कुछ तो जो है कि वो वायुमंडल में मुक्त कर देती है, जो कि पार्थिव विकिरण के रूप में होता है, और कुछ जब वो मुक्त करती है पृथ्वी, तो यहाँ पर जो वायुमंडल का आवरण होता है, ये वायुमंडल असल में क्या है, गैसें ही तो हैं। अब इस गैसों में आपको CO2 मिलेगा, जलवाष्प मिलेगा, CH4 यानी मीथेन मिलेंगी, और भी ऐसी गैसेज होंगी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेंगी, और इसकी वजह से ये जो किरणें हैं पृथ्वी से निकली हुई, ये वापस पृथ्वी पर ही आ जाती, टकरा के वापस पृथ्वी पर ही टकरा के आ जाती हैं, और ये हीट पैदा करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये मानवीय कारणों की वजह से वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही हैं। एक सीधा एग्जाम्पल, इतनी अधिक जनसंख्या हो चुकी है, 8 अरब से अधिक जनसंख्या हो गई है, सारे के सारे जीव मानव है केवल, अभी जीव जंतुओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। 8 अरब लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल, हाँ या ना? तो कहोगे सर बिल्कुल छोड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हो रही है कि नहीं हो रही है? इकट्ठी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी, ग्रीन हाउस गैस का कारण बनेगी। दूसरा, 8 अरब लोग अपने लिए घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो पेड़ों की कटौती हो रही है कि नहीं? तो जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण
ग्रहण कर सकते थे वो हमने जंगल काट दिए, हमने वो पेड़ काट दिए, आसपास पेड़ लगाना छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर रहे थे भोजन बनाने में, लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं बचे और हमने तो ऊपर से और छोड़ दिया वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मानवीय कारण से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जो नेचुरल कंडीशन थी वो अब जो है कि ज्यादा ड्रामेटिक हो गई या ज्यादा जो है कि डेंजर कंडीशन के रूप में कन्वर्ट हो रही है, और इससे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। तो बहुत सारा इकोसिस्टम डेवलप हो, मतलब कि इफेक्ट हो रहा है नेगेटिव तौर पे। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, तटीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, कई सारे आइलैंड द्वीप रहे हैं, द्वीप जो है कि डूब रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ग्रीन हाउस गैस को कैसे प्रभावित करता है और क्लाइमेटिक चेंज कैसे उससे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? क्योंकि इस चैप्टर का जो सार था दोस्तों, वो पूरा का पूरा जो क्रक्स था इस चैप्टर का, वो इसी के टॉपिक में था, यानी इसी डायग्राम में ही था। अब जब हम आगे देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों के योगदान के तौर पे अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है, तो पहला नंबर होना चाहिए आपका जलवाष्प। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जलवाष्प है वो लगभग 80% जो है कि वायुमंडल में रहती है, और ये ग्रीन हाउस गैस को रोकती है। इट मीन्स कि जो पृथ्वी के द्वारा किरणें अवरक्त रूप में वापस भेजी जाती है वायुमंडल में, लेकिन जलवाष्प उन्हें रोककर पृथ्वी पर वापस भेज देती है और टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ऑप्शन में जनरली जलवाष्प को नहीं दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया था, क्योंकि जलवाष्प उतनी हानिकारक नहीं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मात्रा के रूप में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। सेकंड नंबर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 66%। थर्ड नंबर पे आती है आपकी मीथेन CH4 16%। और फोर्थ नंबर पे आती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8%। ई और जो 5 नंबर पे है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, ये 7%। और फिर उसके बाद F नंबर पे यानी 6 नंबर पे आती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2%। तो ये एक गैसों का योगदान है कि कौन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावित कर रहा है वायुमंडल को। तो ये क्रम भी पूछा था, स्पेशली ये शुरू की 4 आपको पता होनी चाहिए। अब यहां देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो जोसेफ फूरियर के द्वारा दी गई थी 1824 में। इन्होंने इस बात का पता लगाया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि नेचुरल कंडीशन है प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए, वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए, लेकिन मानवीय कारणों की वजह से अब इनकी मात्रा ज्यादा हो रही है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों का संकेंद्रण वायुमंडल में ज्यादा हो रहा है, जिससे पृथ्वी से निकली हुई जो अवरक्त किरणें वो वायुमंडल को भेद कर पार करके बाहर नहीं जा पा रही, बल्कि इन ग्रीन हाउस गैसेस से टकरा के वापस आ जा रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाने लग रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक इफेक्ट करती है जलवाष्प। देखिए जलवाष्प की मात्रा लगभग मैंने बताई आपको कि ये 80% मान के चलिएगा, इससे कम तो नहीं होती है। तो जलवाष्प नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको नोबल गैस के भी नाम दे दिए जाते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, रेडॉन हो गया। इन जैसे नोबल गैसों को भी दे दिया जाता है कि क्या ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती हैं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि नहीं। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? नहीं। क्योंकि ऑर्गन जैसी नोबल गैसें, फोकस करो नोबल गैसें, क्योंकि ऑर्गन हो गए, रेडॉन हो गए, हीलियम हो गए, ये सब ऑर्गन गैसें मतलब नोबल गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी नहीं होती, ये ग्रीन हाउस गैस को नहीं बढ़ाती, बल्कि जलवाष्प बढ़ाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगी और मीथेन बढ़ाएगी, CFC बढ़ाएगी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ाएगी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ाएगी, और भी ऐसी गैसेज हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती हैं। और इसी तरीके से सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना दोस्तों, सल्फर और मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सार्वत्रिक तापन, कभी कभी ये भी वर्ड आ जाता है एग्जाम में, सार्वत्रिक तापन, तो आप लोग इंग्लिश में जरूर देख लेना, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें ये योगदान नहीं करते, क्योंकि जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो स्पेशली एसिड रेन के लिए योगदान करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट नहीं करते, बल्कि अम्लीय वर्षा में इसका योगदान बढ़ता है। अब धान के खेत हो गया, कोयला खदानें हो गई, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के स्रोत माने जाते हैं, और आर्द्र भूमि में, अब जैसे आपके जो धान के खेत होते हैं, यहाँ से भी मीथेन गैसों का उत्सर्जन होता है। जो कोयले की खदान में जब हम कोयले का खनन करते हैं, तो उसके जो छेद होते हैं ना, कोयले की खदानों में जो छिद्र होते हैं, वहां से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और घरेलू पशु वातावरण,
क्योंकि जो आप देखोगे घरेलू पशु जो अपनी जुगाली करते ना भोजन को पचाने के लिए, तो उनके मुंह में झाग बनता रहता है। जैसे वो खाना खा लेंगे, फिर धूप में बैठ के आराम से सोते सोते जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं, और वहां पे झाग निकलता है। उस झाग में से भी मीथेन गैस निकलती है। और साथ ही साथ आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड, जो आपके स्थलखंड और जल मंडल, इन दोनों का संक्रमण जोन होता है, वहां पर भी आपको मीथेन गैस का उत्सर्जन देखने को मिलता है। CO2 गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों ही है। तो पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि कौन सी गैस ऐसी है जो जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही रूप में है। भाई हानिकारक इसलिए क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का मान बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन वहीं अगर ये लाभदायक कैसे हो रही है, क्योंकि भोजन का प्रक्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया की जाती है, उसमें लाभदायक होती है। क्योंकि वायुमंडल से CO2 का एब्जॉर्प्शन करके वातावरण में से CO2 को कम भी किया जाता है और पौधों के द्वारा अपना भोजन भी तैयार किया जाता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जिसे हम लोग स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी ये सहायक होती है। तो दोनों ही इसकी फंक्शनिंग होती है। आगे देखते हैं, एक वर्ड आता है कार्बन निषेचन। अब निषेचन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो कार्बन का भी दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है। अब आप कहोगे सर क्या कार्बन का भी बच्चा पैदा होता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चा पैदा होना। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि वायुमंडल में CO2 की वृद्धि के कारण पादप वृद्धि होना। अब आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रही हैं। तो मेरे भाई वो तो बात सही है, वो तो एक नकारात्मक प्रभाव है ही, लेकिन सकारात्मक में अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लाभदायक क्यों होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही वायुमंडल में बिल्कुल ना रहे तो क्या पेड़ पौधे भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में रहेगी तो पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में भोजन बनाएंगे। तो ये उनके फर्टिलाइजेशन के रूप में काम करता है, जिससे पादपों में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब वो भोजन बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, तो धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है और वो साल दर साल पेड़ बड़े होते चले जाते हैं और फल वगैरह देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रमुख कारण भी पूछे जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कौन से प्रमुख कारण ऐसे हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन करना। अब आप पेट्रोल का दहन कर रहे हो, कोयले का दहन कर रहे हो, डीजल का दहन कर रहे हो, प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? क्लाइमेटिक चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स कि जलवायु के परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बन रहा है। और अत्यधिक वन उन्मूलन। अगर आप जंगलों को काट रहे हो, पेड़ पौधों को काट रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी इससे बढ़ेगी और जलवायु में परिवर्तन भी होगा। अब आप कहोगे सर जलवायु में परिवर्तन, आप बहुत बार ये वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो भाई जो आपकी जलवायु आपके अनुकूल होती है, रहने योग्य होती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है तो जाहिर सी बात है नकारात्मक रूप से अगर परिवर्तन आ रहा है तो आपके रहने योग्य स्थिति अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो जाएगी और बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी, तो प्रॉब्लमेटिक होगी। जबकि सौर धधक की बात करेंगे, सोलर फ्लेयर, ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रश्न में ये चारों ऑप्शन दिए गए थे कि जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया था कि जो सौर धधक होते हैं, यानी कि जो सन स्पॉट होते हैं जहां से सोलर फ्लेयर निकलते हैं सूर्य के द्वारा, जिसे हम तूफान भी कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकल के जो आग के गोले होते हैं ना, वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का या जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, तो ये उसका फैक्टर नहीं बनता है। फसल अवशेष दहन से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे पराली जलाना, आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में जब लोग पराली जलाते हैं, यानी पराली क्या होता है? जो फसल की अवशेष होती है। हालांकि मैंने इसको बायोलॉजी और साथ ही साथ उसमें क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था आपको कि जो पराली जलाई जाती है उससे क्या होता है कि आपके आसपास के क्षेत्र होते हैं, स्पेशली दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ पे बहुत फॉग हो जाता है, बहुत धुंध हो जाता है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से पराली नहीं जलानी चाहिए। और पराली होता क्या, जो आप धान की फसल काट रहे हो, गेहूं की फसल काट रहे हो, गन्ने की फसल काट रहे हो, सरसों की फसल काट रहे हो, तो आप देखोगे नीचे थोड़ा सा जड़ टाइप की रह जाती है, मिट्टी में जड़ रह जाती है और उससे निकले हुए थोड़े से पादप के पत्ती वगैरह रह जाती है, उसी को हम पराली कहते हैं। और उसे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो एकड़ के खेत होते हैं, तो उसे साफ करने से बेहतर किसान क्या सोचता है कि इसको सूख जाने दो 1-2 दिन, जब ये सूख जाएगा तो हम जला देंगे और वो आसानी से मिट्टी से खाली हो जाएगा। जबकि नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसे आप, उस फसल अवशेष को आप कहीं ना कहीं रासायनिक खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो।
और इसी तरीके से आप देखोगे कि दीमक की बॉम्बी, अब दीमक की बॉम्बी क्या होती है? आपके घरों में अक्सर आप देखोगे दीवार वगैरह पे या फर्नीचर वगैरह पे एक पतली सी लाइन बनी होती है, ऐसे ऐसे बुरादा टाइप की होती है, ऐसा लगेगा कि बुरादा टाइप की मिट्टी की जैसे लगेगा कि हो गई है, और वो दीमक होते हैं। तो दीमक की बॉम्बी हो गई, आर्द्र भूमि हो गई, समुद्र हाइड्रेट मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है, जो कि समुद्र हो गया, हाइड्रेट्स हो गया, ये सभी मीथेन को उत्सर्जन करते हैं। और मीथेन क्या होती है दोस्तों? CH4 के रूप में। ये एक ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। तो आप ये देखो कि दीमक की बॉम्बी अभी से आप बदल तो सकते नहीं हो, ये तो नेचुरल घटक है, तो यहाँ से भी मीथेन उत्पादन हो रहा है। आर्द्र भूमि, हम जबकि रामसर साइट के तहत हम आर्द्र भूमि का कंजर्वेशन कर रहे हैं, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी आर्द्र भूमि से मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। समुद्र से भी हो रहा है, समुद्र में पाए जाने वाले जो हाइड्रेट्स होते हैं उससे भी हो रहा है। तो इस वजह से कोयले का खनन हम कर रहे हैं तो वहां से भी हो रहा है। धान की खेती कर रहे हैं, क्योंकि चावल के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है, भारत में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है। तो ऐसे में धान के खेतों से भी आपको मीथेन गैस मिलेगी। तो हम रोजमर्रा के ऐसे घटकों को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और उस वजह से मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। फिर आगे देखते हैं कि मीथेन का क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाना मीथेन हाइड्रेट कहलाता है। जैसे मीथेन जो गैस होती है, जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में बर्फ के रूप जम जाती है, बर्फ में नहीं जमती बल्कि बर्फ की तरह लगने लगती है, तो उसी को हम मीथेन हाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम इसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। जैसे जो आप पूछ रहे हैं बहुत देर से कि सर ग्लोबल हाउस तो आप बता रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ देखो, ग्रीन हाउस गैसेज अगर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वैश्विक तापन बढ़ेगा, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? पहले तो हम सकारात्मक प्रभाव को देखें, तो अधिक बादल बन सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज जो है कि रिटर्न हो जाती हैं और वायुमंडल के तापमान को गर्म करती हैं, तो बादल अधिक बन सकेंगे, और ये बादल बनना मतलब वर्षा का आना, तो वर्षा होना अच्छी बात है। वहीं CO2 की वृद्धि से पादप की वृद्धि होगी, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी, तो पादपों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, और भोजन भी अधिक से अधिक मात्रा में बनेगा। वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश जब आता है, तब जो है कि वो पानी खींचता है हमारी बॉडी से, या यूं कहें कि मृदा से जो लवण होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो जल होता है, उसे खींच लेता है, यानी पोषक तत्व। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बादलों का निर्माण होता रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेज रहेंगी, तो क्या सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आसानी से पहुंच पाएंगी? नहीं, क्योंकि बादल बने होते हैं। तो बादल में आप क्या देखते हो कि सूर्य पीछे छिप जाता है, और आप गर्मी में बड़ी राहत महसूस करते हो कि चलो अब कुछ देर हमें सूर्य सीधे नहीं चमकेगा। तो इस वजह से वाष्पोत्सर्जन दर कम होगा, तो पृथ्वी में इट मीन्स की जो भूमि है, खेतों की भूमि, वहां पे नमी बनी रहेगी। पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होगी, पौधों द्वारा जो है कि जल के उपयोग की क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी हमें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब जल बचा रहेगा, भूमि में नमी बनी रहेगी, तो पौधे के द्वारा उपयोग भी किया जाएगा उसका अधिक से अधिक, तो ये भी एक बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये सभी प्रभाव तो अच्छे हैं, लेकिन हमें उसके नकारात्मक प्रभावों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि क्या-क्या चुनौतियां आ रही हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने से पौधों के रोग बढ़ जाते हैं। आप बताइए, रोग कब बढ़ते हैं? आप अगर अपने जीवन लाइफ में देखेंगे, लाइफ स्टाइल में, आस पड़ोस के क्षेत्रों में, तो आप बताइए इस समय सर्दियां चल रही हैं, क्या सर्दियों में जो है कि ज्यादा बीमारी फैलती है या गर्मियों में? तो आप कहोगे सर गर्मियों में फैलती है, क्योंकि गर्मियों में आपके मान लो बॉडी में पसीना हो रहा है, और आपने इन्फेक्टेड नाखूनों से ही जो है कि आपने खुजला दिया, तो वहां पे फंगस हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, दाना निकल जाएगा। या फिर बारिश के मौसम में पानी रुक जाता है, गर्मी में सड़न पैदा होती है, और सामान जल्दी खराब हो जाता है गर्मी में, उससे भी बीमारी फैलती है। तो अधिक टेम्परेचर होने से पौधों में रोग बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। अब अगर टेम्परेचर अधिक होगा, तो उसका प्रभाव केवल हमारे और आप पर नहीं होगा, बल्कि जो ग्लेशियर हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जितने भी ग्लेशियर हैं, वो सारे के सारे पिघलने लगेंगे, और उससे पिघलने के बाद जल स्तर में वृद्धि होगी, और वो जल स्तर नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से कहीं ना कहीं समुद्र में आएंगे, और समुद्र में आने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जिससे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, या मालदीव हो गया, या फिर जापान के आसपास कई सारे आइलैंड हैं, आपने देखे होंगे चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, तो वो सभी डूबने के खतरे पे आ जाएंगे। और ऐसे में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार अगर डूब जाते हैं, तो हमें बहुत बड़ी भारत की आबादी और बहुत बड़ा भारत का क्षेत्रफल हम खो देंगे।
ये चुनौती है। वहीं बाढ़ और सूखा की वृद्धि भी होगी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने से, जहां पे ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी अधिक होगा और वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बाढ़ ला सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत में उसका तापमान बढ़ने से सूखा भी पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में तो कोई हिमालय है नहीं कि जहां से नदियों में पानी लगातार बना रहेगा। वहां तो केवल मानसून के आने पर ही तो पानी मिलता है, लेकिन बाकी टाइम पर टेम्परेचर अधिक होने से वहां के मौसम में जो है कि बहुत सूखापन रहेगा और सूखा आ जाएगा, मतलब खेती नहीं हो पाएगी। तटीय प्रदेश डूबने लगेंगे, क्योंकि भाई तटीय स्तर पे जब तट के किनारे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो हम इसे कहते हैं उत्थान और निमज्जन की एक क्रिया होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा। तो वहां पर क्या होगा, तटीय क्षेत्र डूबने लगेंगे और जो तटीय क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, और जिससे आपकी जैव विविधता भी घटने लगेगी, फसल की उत्पादकता घटेगी, आर्थिक क्षति होगी, प्रवाल विरंजन भी होगा दोस्तों, प्रवाल विरंजन भी होगा, यानी कि कोरल ब्लीचिंग जिसे हम कहते हैं, जो समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग भी होती है। ठीक है, तो कोरल रीफ आपकी प्रवाल भित्ति अगर खत्म होने लगी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आपकी प्रवाल भित्तियां खत्म होने लगी तो ये समझ लो कि समुद्री स्तर पे समुद्र का इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा और स्वास्थ्य भी लोगों का प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से, पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक रूप से। तो ये प्रमुख प्रमुख जो है कि चुनौतियां हैं। तो आप देखोगे कि बेनिफिट्स तो कम है लेकिन समस्याएं ज्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, अपनी समस्याओं को कम करने पर। और आगे देखते हैं अगर हम, तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अतः ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगी तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान हो जाएगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अक्सर पृथ्वी पर बर्फ जमी रहेगी और बर्फ जमे रहने के कारण आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी, ठंडी में आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जम जाते हैं, और जहां माइनस में टेम्परेचर चल गया वहां तो गाड़ी पे ही दिक्कत हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी प्रभावित होगी, आपके काम करने की क्षमता घट जाएगी। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस होना जरूरी है। अगर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तब तो दिक्कत है, लेकिन आदर्श स्थिति से ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए समस्यात्मक बन जाएगी। अब किस देश को कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जितना कार्बन उत्पादन किया जाता है, कार्बन का प्रोडक्शन होता है, उससे ज्यादा उस कार्बन को कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है, तो इसको हम कार्बन निगेटिव देश कहते हैं, भूटान को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविच, इन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधी कुछ सिद्धांत भी दिए, जैसे पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय जो मार्ग है, इसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पर झुकाव होना, इसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। विश्व अयनांत यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति। उपसौर का मतलब होता है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, और अपसौर का मतलब होता है कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। तो दोनों ही स्थिति में विश्व अयनांत की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब भाई उपसौर की स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ेगी, अपसौर की स्थिति में घटेगी, क्योंकि जब सूर्य ज्यादा निकट आ जाएगा पृथ्वी से, जब सूर्य पृथ्वी के ज्यादा निकट होगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा उतनी मात्रा में, और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होगा तो टेम्परेचर कम मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि विश्व अयनांत भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ाता है और उससे जलवायु परिवर्तन भी होता है। आगे देखते हैं हम, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में आइस कोर से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन कितने स्तर पे हुआ, कितने स्तर पे नहीं, कितना जो है कि पृथ्वी प्रभावित हो रही है, कितने वायुमंडल प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में हम आइस कोर का प्राप्त मतलब आइस कोर से पता करते हैं, और ये ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया नमूना होता है। अब ध्यान देना कि जो आप ग्लेशियर वगैरह देखोगे, चाहे वो आर्कटिक महासागर में हो या अंटार्कटिक पे हो, 0 मतलब 90 डिग्री के आसपास, तो वहां के ग्लेशियर, या आप अपने हिमालय के भी ग्लेशियर को देख सकते हो, वहां पर क्या होता है, बड़ी सी रॉड से लगभग 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट गहराई तक एक छेद किया जाता है, और वहां से जो आइस कोर प्राप्त किया था ना, बर्फ को प्राप्त किया था, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और ये देखा जाता है कि पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, 60 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है। और फिर एक रिपोर्ट आती है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, या जितने भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई इसमें ये परिवर्तन आ रहा है, इतना इतना जो है कि आइस कोर पिघल रही है अंदर ही अंदर। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए हम आइस कोर को कैसे प्राप्त करते हैं, ग्लेशियर या बर्फ की चादर में छेद करके। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, अभी आपने पढ़ा कार्बन फर्टिलाइजेशन, अब आप पढ़ोगे कार्बन प्रच्छादन। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं प्र हटा दूं तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो आच्छादन होगा, और आच्छादन का मतलब होता है ग्रहण करना। तो कार्बन का पौधों द्वारा
भूगर्भिक संरचनाओं द्वारा समुद्र में दीर्घकालिक संग्रहण करना, यही कार्बन का प्रच्छादन कहता है। यानी जो वायुमंडल में मुक्त रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है, उसका पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, भूगर्भिक संरचनाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए या समुद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो सकेगी। पोर्टलैंड सीमेंट का एक प्रमुख उत्सर्जक है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, इसके द्वारा भी ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी उत्सर्जन होता है। मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में, शायद पिछले मंथ की मैगजीन में मैंने ये चीज पढ़ाई थी, क्लियर की थी सितंबर की मैगजीन में, कि सीमेंट इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे पहली इंडस्ट्री आपकी इस्पात यानी कि लोहा और स्टील की इंडस्ट्री होगी, लेकिन उसी तरीके से तीसरी इंडस्ट्री है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी घर बना रहा है, हर आदमी सीमेंट से घर बना रहा है, सीमेंट की खपत ज्यादा है, सीमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और वहां से कार्बन जो है कि ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, जो वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसे भी रोकना पड़ेगा या इसका विकल्प खोजना पड़ेगा। और UNFCCC की स्थापना पृथ्वी सम्मेलन 1992 में की गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, किंतु यह 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ और CN जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी कमी के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि जो UNFCCC की स्थापना हुई वो कब हुई, कब से लागू हुआ और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन को रोकना या प्रदूषण को रोकना या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना? तो आपका उत्तर होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC द्वारा 3 सम्मेलन कराए जा चुके हैं, 3-4, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे COP26 ग्लासगो यूके में हुआ 2021 में, जिसमें प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा पंचामृत की रणनीति दी गई थी। और COP27 आपका इजिप्ट में हुआ 2022 में, यानी मिस्र में। COP28 अभी इसी साल UAE में हुआ है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और COP29 की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप ग्रुप, जो कि 2024 में आयोजित करेगा। तो ये दोनों पता होने चाहिए कि 2022 में कहाँ हुआ COP27, COP28 कहाँ हुआ और COP29 कहाँ हुआ। तो COP26 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पंचामृत लक्ष्य दिया गया था 2021 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, यूके में, यूके का एक शहर है। तो मोदी जी ने यहाँ पे पंचामृत रणनीति दी, जिसमें पहली रणनीति में कहा कि 2070 तक हम सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हैं, यानी भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा 2070 तक। उसके बाद 2030 तक गैर जीवाश्म यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से हम 500 गीगावाट तक को बढ़ाएंगे। अभी कितनी हो रही है इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर तीसरी इनका टारगेट था 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का 50% हम नवीकरणीय ऊर्जा से ही पूरा करेंगे। और चौथा इनका टारगेट था 2030 तक हम कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1 अरब टन की कमी करने का टारगेट रखते हैं। तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट था, 5 वाला जो है कितना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर दिया, यानी कि इसको स्किप कर दिया। तो ये 5 जो है कि आपके पंचामृत रणनीति है। अब जैसे COP इस समय चर्चा में, COP28 UAE का चर्चा में, COP27 आपका चर्चा में, COP29 कहाँ पे होगा? तो हो सकता है COP26 जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, यहाँ से पंचामृत रणनीति में ये 4 ऑप्शन रख के कोई भी एक ऑप्शन आपसे UPSC भी पूछ सकती है, या फिर आपसे RO का एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आपसे UPPCS में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों इसे। और आगे बात करें अगर हम, तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? UNFCCC के द्वारा। यानी ये वो चेंज करने का समय है, नहीं तो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ के लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं अब हमें जलवायु परिवर्तन को इस समय तटस्थ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल के और समस्या क्रिएट करेगा। और ये पहल UNFCCC के द्वारा शुरू की गई है। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेटिक फंड को UNFCCC के अंतर्गत स्थापित एक कोष है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देता है। तो हरित जलवायु निधि का एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया? UNFCCC के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना। अब यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं आपके। आप 2022 का पेपर देखो, 2021 का देखो, RO 2021 देखो, यहाँ से प्रश्न आया है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर, इन 3-4 टॉपिक से आया है। तो पहले दूसरे लेक्चर मैंने डिटेल बताया था, अभी तीसरे मतलब आज के लेक्चर में भी हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं कि UNFCCC से इसका संबंध है, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान हुआ और UNFCCC के द्वारा शुरू मतलब इसको स्वीकार किया गया। तो 11 दिसंबर 1997 को इसको स्वीकार किया गया, लेकिन 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 2005 से।
इसका भी उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है, अर्थात जलवायु परिवर्तन नियंत्रण हेतु। भाई ग्रीन हाउस गैस से क्यों कंट्रोल्ड कर रहा है? क्योंकि यूएनएफसीसीसी का मेन काम ही क्या है? यही तो है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना। और यह एक बाध्यकारी समझौता है, जितने भी देश इसमें शामिल है वो सभी के सभी बाध्यकारी हैं, और इसी में कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण भी इसी में आता। तो कभी कभी पूछता है कि जो कार्बन क्रेडिट का जो बाजार है, या कार्बन बाजार या कार्बन ट्रेडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था। फिर यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का अगर हम मिलान देखें तो कार्टेजना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायो सेफ्टी से संबंधित है, जैव सुरक्षा से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत को संरक्षित करने से। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से, या दूसरी भाषा में कहें कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने से संबंधित है। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में सबसे पहले हुआ, तो ये अनवरत जैविक प्रदूषक जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको नियंत्रित करने से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इन चीजों को मेंशन कर रखा है मैंने। अब यहां देखेंगे कि हम सीडीएम की बात करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म? तो ये ग्लोबल वार्मिंग में कमी हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करने की प्रणाली है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो कमी हो रही है, यानी इसको कमी के लिए ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये सामने आई थी। तो सीडीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल में आया। और क्योटो प्रोटोकॉल किस में आया? तो ये यूएनएफसीसीसी के द्वारा लाया गया। 1997 में आया था, लेकिन 2005 में ये लागू किया गया और तब से ये प्रभावी है। और इस प्रणाली के तहत ही देशों द्वारा कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। अब कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करूं तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे डिटेल्ड बता रखा है, या फिर आपको एनवायरनमेंट के पहले लेक्चर में भी ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बता रखा है पूरा डिटेल से कार्बन क्रेडिट क्या होता है, तो अब दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, हम वहीं पे समझ लेते हैं। आगे देखें तो यूनेप के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा, अच्छा इसका एक पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, अभी आप बताइएगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ा रखा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों यूनेप का, ये कहां पर है। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि यूनेप के द्वारा कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया? कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया लक्ष्य? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए। यानी कि कार्बन पदचिन्ह का मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कार्बन फुटप्रिंट की। अब यहां पर हम ब्लू कार्बन की बात करें तो भाई ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है? तो जो कोयले में पाया जाता है वो ब्लैक कार्बन हो गया, जो महासागरों में या समुद्रों में पाया जाएगा वो ब्लू कार्बन हो जाएगा। तो देखिए महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, अर्थात कार्बन सिंक करना, यानी कि कार्बन का अवशोषण करना, जैसे प्लैंक्टन्स हो गए। अब प्लैंक्टन्स किसे कहते हैं हम लोग? शैवाल को कहते हैं। और शैवाल क्या होते हैं? एक पादप होते हैं जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और मैंग्रोव भी एक वनस्पति है जो दलदली क्षेत्रों में पाई थी, ये भी वनस्पति होने के नाते कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बनाती है। तो कहीं ना कहीं कार्बन का अवशोषण करना ही ब्लू कार्बन कहलाता है, अगर वो महासागरों या तटीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के द्वारा किया जाता है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो यहां से ये सीबीडी से संबंधित है, यानी कि ये आपका जैव विविधता के जो क्षरण मतलब संरक्षण होता है उससे संबंधित होता है, कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिलने वाले लाभों को साझा करने से संबंधित है। यानी कि जापान में नागोया शहर में जब ये प्रोटोकॉल लाया गया, नागोया प्रोटोकॉल, सीबीडी के कॉन्फ्रेंस के समय, क्योंकि देखिए एक होता है यूएनएफसीसीसी की जो COP20 क्या चल रही है, कॉप इस समय 28 चल रहा है। उसी तरीके से सीबीडी का भी एक कॉप चलता है जिसको हम लोग कॉप इस समय 15 चल रहा है, ये 15वें नंबर पे चल रहा है और ये 28 नंबर पे, मतलब इसकी 28वीं कॉन्फ्रेंस थी और सीबीडी की 15। तो जब सीबीडी की कॉन्फ्रेंस नागोया में आयोजित की गई तो वहां पे कहा गया कि जितने भी आनुवंशिक संसाधन है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, इनका संरक्षण किया जाएगा और साथ ही साथ इनसे जो लाभ मिलेगा वो पूरे वैश्विक स्तर पे साझा किया जाएगा, चाहे उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे भी हम वैश्विक स्तर पे साझा करेंगे। तो ये नागोया प्रोटोकॉल यही होता है, तो सीबीडी से संबंधित होता है। वहीं वर्ष 2005 में पहली बार जो ग्लोबल वार्मिंग थी इसको रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। और 2019 में भी हाल ही में सिंगापुर ने भी इसकी घोषणा की है कि जो व्यक्ति जितना कार्बन को उत्सर्जित करेगा उतना ही उससे टैक्स लिया जाएगा। अब जैसे अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो आप जितनी वस्तु खरीदते हो, जितनी सर्विस लेते हो, उसका आप जीएसटी भरते हो कि नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या जितनी आप इनकम कमाते हो तो उसका इनकम टैक्स भरते हो, डायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने भी यही कहा
कि आप जितना भी कार्बन को जो है कि मार्केट में या यूं कहें कि वायुमंडल में छोड़ते हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे तो टैक्स नहीं लगेगा ना दोस्तों, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड आदमी छोड़ देगा तो फिर तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे काम करते हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो रही है वायुमंडल में, जैसे आप पब्लिक व्हीकल का प्रयोग ना करके सभी लोग अपने अपने पर्सनली व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली समस्या, एक तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है, जाम बहुत लगता है, इमरजेंसी सिचुएशन वाले लोग जैसे मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह को मदद नहीं मिल पाती, समय से पहुंच नहीं पाते। दूसरा, रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, जान की भी हानि हो रही है। तीसरा, सब कुछ ठीक रहा तो गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहां से कार्बन एक ग्लोबल वार्मिंग के रूप में उत्तरदायी हो रहा है, तो ये भी समस्या है। तो अगर आप पर्सनली जो है कि अब एक घर में 5 लोग हैं और 5 लोग पास अपनी अपनी 4 व्हीलर है या अपनी बाइक है, तो एक ही जगह जाने के लिए आप 5 अलग साधनों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो। एक ट्रांसपोर्ट में 50 लोग अगर आ रहे हैं तो 50 लोगों ने अपने पर्सनल व्हीकल छोड़ दिए, इसका मतलब उन्होंने अपना योगदान दिया कि हम कार्बन को वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि कार्बन की कटौती करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम है जिसका प्रयोग आप करोगे, और अगर जितना मात्रा में आप कार्बन उत्सर्जन करोगे उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हर आदमी टैक्स देने से बचना चाहता है, चाहे आप जीएसटी को देख लो, चाहे इनकम टैक्स को देख लो, चाहे कार्बन टैक्स को देख लो। तो इससे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये दबावकारी, बाध्यकारी तौर पर इसे लागू किया गया, लेकिन प्रकृति को बचाना है तो कुछ ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। फिर वहीं पे डीप आप देखोगे कि गहरी कार्बन वेधशाला, ठीक है, वैश्विक वैज्ञानिक एक समूह है, यानी कि गहरी कार्बन वेधशाला एक वैश्विक वैज्ञानिक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, उद्गम को समझने की दिशा में कार्यरत है कि ये मात्रा कितनी हो रही है कार्बन की, उसकी गतिविधि क्या हो रही है, उसका उद्गम कहां से हो रहा है, इसको समझने के लिए ये कार्यरत है, लगातार काम कर रहा है। और इसके तहत गहरे माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। यानी जो गहरे माइक्रोबियल स्तर पे जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं सूक्ष्म जैविक घटकों के तहत, उनका अवलोकन करके कार्य संचालित किया जा रहा है। तो कार्बन जो है, गहरी कार्बन वेधशाला, ये एक वैज्ञानिकों का समूह है। और आगे समझते हैं द क्लाइमेटिक ग्रुप। अगर हम क्लाइमेटिक ग्रुप की बात करें तो ध्यान देना कि इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसके कार्यालय 5 जगह है, जिसमें इंडिया इसमें शामिल है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिखा क्योंकि एक तो लंदन में है, दूसरा न्यूयॉर्क में है, तीसरा नई दिल्ली, चौथा बीजिंग में और पांचवा एम्स्टर्डम में। तो एम्स्टर्डम 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल 5 जो है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी रीजनल ऑफिसेज हैं। और क्लाइमेटिक ग्रुप की स्थापना 2003 में हुई थी और इसके द्वारा एक पहल शुरू की गई थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 100, इसके तहत प्रारंभ की गई एक पहल। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईपी 100, पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि ईपी 100 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जलवायु के परिवर्तन को सुरक्षित रखने से संबंधित है। या दूसरा पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई या किस के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया, तो क्लाइमेटिक ग्रुप। और भारत में उसका हेडक्वार्टर है या उसका एक मुख्यालय है, तो आप कहोगे बिल्कुल उसका यहाँ पर भी एक कार्यालय है क्लाइमेटिक ग्रुप का। आगे देख लेते हैं भारत के द्वारा, क्योंकि ध्यान देना इस पॉइंट से आपका हर साल एक प्रश्न बनता है, हर साल दोस्तों, यूपीएससी में देख लो, पीसीएस में देख लो, आरओ में देख लो, कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इसको शुरू किया गया था 30 जून 2008 में। तो मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके द्वारा इस प्लान को शुरू किया गया कि हम राष्ट्रीय स्तर पे जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कार्य योजना रखते हैं, क्या हम कार्य कर रहे हैं कि ताकि हम क्लाइमेटिक चेंज को रोक पाए। तो इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल है? 8। जिसमें अगर हम देखें तो इन 8 को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है इन 8 में से 3 को दे देता है और एक अलग कर देता है और पूछता है कि कौन राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई और 8 में ही शुरुआत करके 8 ही मिशन इसमें रखे गए। पहला राष्ट्रीय सौर मिशन, अगर हम सोलर मिशन पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन को अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे और हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन को रोक पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय परिरक्षण मिशन, यानी हिमालय का भी संरक्षण करना है, और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, यानी कि ग्रीन इंडियन तैयार करना है, ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन हो गया, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान मिशन। तो ये 8 मिशन हैं और आपको ये याद रखने होंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न हर साल एक आता ही आता है। आगे देखें तो अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, जिसको हम लोग INDC, इसको हम कह सकते हैं इंटेंडेड नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट है, ठीक है, डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले देशों के लिए वैश्विक एक कार्य योजना है। भारत ने INDC के लक्ष्यों में निर्धारित किया है कि भारत क्या क्या काम कर रहा है।
तो भाई पहली चीज वो कार्बन सिंक में वृद्धि कर रहा है, चाहे वो वायुमंडल में कार्बन को कम करे या वायुमंडल से कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, और साथ ही साथ प्रदूषणों का भी उपशमन किया जा रहा है। प्रदूषणों का उपशमन का मतलब कि कहीं ना कहीं हम प्रदूषण निवारण की समस्या को कम कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है उसमें लगभग 30% हम नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कर पा रहे हैं, जबकि 55% की बात करेंगे तो इसमें तापीय ऊर्जा के रूप में हम कोयले का प्रयोग करते हैं। ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, आप वहां से इसे देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं, ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा देना, यानी एफिशिएंसी के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये भारत के द्वारा आईएनडीसी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसी में सफर पूछता है आपसे कि ये सफर क्या है, तो आपसे पूछ लेता है क्या ये मौसम की गुणवत्ता के लिए है या वायु की गुणवत्ता के लिए है या फिर यात्रा करने के लिए, किस प्रकार का सफर है। तो दोस्तों वायु की गुणवत्ता और मौसम का पूर्वानुमान लगाने की एक प्रणाली है जिसका उद्घाटन 21 जुलाई 2018 को बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और इसका नाम रखा गया सफर। इसकी फुल फॉर्म भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान देना कि सफर जो है वायु गुणवत्ता समेत है, ये न कि यात्रा वाला सफर है। ठीक है, तो इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, तो मौसम का भी पूर्वानुमान लगाने के साथ साथ एयर की क्वालिटी को भी कंट्रोल करना, मेजरमेंट करना, इससे संबंधित ये होता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की बात करें तो 1979 में आयोजित किया गया प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। और अगर हम उसके आगे देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसमें एजेंडा 21 आया था, ये 1992 में, हालांकि इसको मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या होता है, रियो सम्मेलन क्या होता है, रियो +20 क्या होता है, रियो +5 क्या होता है, या पृथ्वी सम्मेलन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, ये सारी चीज पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से बता रखी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 तो ये 1997, ये भी मैंने उसमें बता रखा है, क्योंकि ये 1992 में दोस्तों जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसकी समीक्षा करने के लिए 5 साल के बाद 1997 में एक कमेटी बुलाई गई थी, यानी कि कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 कहा जाता है। कार्बन व्यापार क्रेडिट, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसे लागू किया गया, जो कि UNFCCC के द्वारा लागू किया गया है। सफर मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि हमारा एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत की क्यों क्षरण हो रहे हैं, क्या क्या कारण हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या समाधान हो सकता है, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत की अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन एक गैस भी होती है और उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3, जो कि ऑक्सीजन प्लस एक नवजात ऑक्सीजन, जो कि नवजात ऑक्सीजन का मानक होता है O और ऑक्सीजन का होता है O2। जब ये आपस में इंटरक्रिया करते हैं, यानी कि क्रिया करते हैं, तो ये बनते हैं O3 और इसको हम कहते हैं ओजोन गैस। तो ओजोन गैस एक तरीके से प्रदूषणकारी गैस भी होती है और हमारे लिए लाभकारी गैस भी होती है। तो ये तो मैंने आपको ओजोन के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल था वो बता दिया कि कैसे ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन के मिलने से जो ओजोन है उसका निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें आती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि भाई ओजोन गैस तो हमारे लिए बेहतर होती है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है सूर्य की किरणों से, उससे हमारी सुरक्षा करती है ताकि स्किन कैंसर या इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि ओजोन बेहतर होती है, लेकिन एक ओजोन ऐसी भी होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, यानी वो प्रदूषक के रूप में काम करती है। हालांकि आगे मैं डिटेल से और बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि ओजोन आपको दो जगह मिलती है। दो जगह कौन कौन से मिलती है दोस्तों, एक तो आपको मिलती है समताप मंडल में और एक मिलती है आपको क्षोभ मंडल में। तो जो समताप मंडल में ओजोन होती है दोस्तों, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि सूर्य की आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, वहीं रोक लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे जीव जंतु, पादप, प्लांट और मनुष्य ये सब सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो क्षोभ मंडल में O3 पाई जाती है दोस्तों, ये ओजोन जो है प्रदूषणकारी गैस के रूप में होती है, जो अपर क्षोभ मंडल, ध्यान देना लोअर क्षोभ मंडल में नहीं, अपर क्षोभ मंडल, क्योंकि हमें पता है कि 8 से लेके 18 किलोमीटर इसकी जो है कि मैक्सिमम जो ऊंचाई है एवरेज तौर पे, क्योंकि 8 किलोमीटर आपको कहाँ मिलेगी, क्षोभ मंडल की परत ध्रुवों पे मिलेगी 90 डिग्री पे, लेकिन विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक की हाइट मिलती है। और यहाँ पे जो ओजोन पाई जाती है वो एक प्रदूषण के रूप में होती है, लेकिन समताप में पाई जाने वाली ओजोन बेहतर होती है।
तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि क्या ओजोन एक प्रदूषण के रूप में है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, लेकिन कौन सी? क्षोभ मंडल वाली ओजोन। तो ये था बेसिक जानकारी। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, सामान्यतः अंटार्कटिका पे, आर्कटिक पे बहुत ज्यादा जो है कि देखने को मिला ओजोन क्षरण, लेकिन समय के साथ साथ अब ओजोन में जो है कि उस ओजोन लेयर में जो होल देखने को मिला, ओजोन होल, वो काफी हद तक जो है कि कम हो चुका है, लेकिन उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले यहाँ हम समझते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को, कि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिए, यूवी विकिरण द्वारा ही होता है। ओजोन द्वारा यूवी का अवशोषण करके पृथ्वी सुरक्षित रखी जाती है, यह भी बात सही है। समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। हालांकि मैं अभी इस पूरे को आपको बता दूंगा, क्योंकि देवनागरी लिपि में स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और आप रट के जाते हो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, लेकिन प्रश्न आता है आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, तो पता ही नहीं होता है। तो समताप मंडल में O3 लगभग 90% होती है, जबकि क्षोभ मंडल में जो ट्रोपोस्फीयर में होती है, यहाँ पे ओजोन का संकेंद्रण लगभग 10% होता है। तो ये जो 10% वाली होती है ना, यही होती है दोस्तों प्रदूषणकारी के रूप में। तो इसीलिए ओजोन को प्रदूषणकारी गैस के रूप में भी माना जाता है, लेकिन वो क्षोभ मंडल में जो रहती है वो। लेकिन अगर हम समताप मंडल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए लाभकारी मानी जाती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि कभी-कभी परतों के प्रश्न आते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर परतों का जो है कि क्रम क्या होता है। तो सबसे नीचे आपको मिलेगी क्षोभ मंडल, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल मिलेगी। उससे और ऊपर जाओगे तो समताप मंडल, उसके और ऊपर जाओगे आप तो मध्य मंडल मिलेगा, और इसके और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक मंडल छूट गया है, जो जिन लोगों ने पीडीएफ ली हो तो वो इसको अपडेट कर लेना, आयन मंडल होता है, और सबसे ऊपर होता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, और आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फियर। क्या कहते हैं? आयन को आयनोस्फियर कह देते हैं। और उसके बाद एक्सोस्फियर, एक्सो मतलब एक्स मतलब क्या होता है? मतलब एक्सटर्नल होता है ना, तो बाहरी मामले, तो ये बहिर्मंडल होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी अदर ग्रुप्स में, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, या व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप, इन सभी में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आरओ और यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र के शॉर्ट नोट केवल और केवल इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगने के साथ अगर आपको लगता है ये पीडीएफ आपके यूजफुल है, आपके मार्क्स को और बढ़ा सकती है, आपका सिलेक्शन फाइनल कर सकती है, तो बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो खत्म होते ही, क्लास को खत्म होते ही, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, वहां पर आप व्हाट्सअप करके वहां पर आप परचेस करने का सिस्टम, कैसे उसका पेमेंट करना है, कैसे आपको पीडीएफ की प्राइस लिस्ट मिलेगी, सारी चीजें आप देखकर परचेस को मतलब पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, और प्रिंट आउट निकालकर हमारी रेगुलर क्लास के साथ आप स्टडी करते हो, तो अभी भी आपके पास 1 महीना है जहां से आप अपने रुख को बदल सकते हो। यानी कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो, तो मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इन सभी नोट्स को ढंग से पढ़ लिया तो आप सिलेक्शन के अंदर आ जाओगे। इट मीन्स कि सिलेक्शन ले सकते हो, बस आपका एफर्टनेस कितना है, मेहनत कितनी है, हिंदी पे अच्छी पकड़ कितनी है, जीएस पे कितनी है, वो सारी चीज आप कर सकते हो अगर आप इस पीडीएफ को लेकर क्लास भी रेगुलर करते हो तो चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो हमने इस वाले पॉइंट को समझ लिया, और यहाँ पे ये 5 मंडल होते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल आता है। समताप मंडल को दोस्तों होमोस्फीयर भी कहते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर सम मंडल है, ये समताप नहीं बल्कि सम मंडल है, जिसको होमोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 परतें आती है, क्षोभ मंडल आती है, मध्य मंडल आती है, समताप मंडल शामिल होती है, जबकि आयन मंडल या बहिर्मंडल इसमें शामिल नहीं होती है। और ये एक प्रश्न पूछा गया था आपके आरओ एग्जाम में, 2014 वाले एग्जाम में, तो वहां देखोगे तो सम मंडल करके पूछा गया है। तो इसमें क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, इट मीन्स कि ये जो प्राइमरी 3 परतें होती है ये आपकी सम मंडल के अंतर्गत होती है, और बाकी जो बहिर्मंडल, आयन मंडल हो गया, ये इससे बाहर होती है। आगे देख लेते हैं, समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है समताप मंडल में। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो मौसम के हिसाब से ज्यादा मोटाई बसंत ऋतु में होती है, और सबसे पतली वर्षा ऋतु में होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो ओजोन परत की मोटाई होती है वो फिक्स नहीं होती है, मौसम के हिसाब से होता है। जब आप देखोगे वर्षा ऋतु होती है जहां पे मानसून का आगमन होता है, गर्मी बहुत अधिक होती है, वायुमंडल जो है कि विरल हो जाता है, तो ऐसे में उसकी मोटाई पतली हो जाती है। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो आप देखोगे कोहरा वगैरह होने की वजह से, और वायुमंडल जो होता है वो भारी हो जाता है, वायु भारी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर मोटाई ज्यादा हो जाती है। और इसकी मोटाई अधिक है या कम है, इसको नापने के लिए हम एक यूनिट का प्रयोग करते हैं जिसको हम डॉप्सन कहते हैं। हालांकि इसको फिजिक्स में भी मैंने डिटेल से बताया, लेकिन यहाँ पे डॉप्सन कहते हैं।
सीएफसी की बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी होती है। निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है और यह प्रशीतक के रूप में काम करती है। अब ध्यान देना कि निचले वायुमंडल का मतलब हो गया जो पृथ्वी के समीप वायुमंडल है अर्थात क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर तो ये किसी चीज से क्रिया नहीं करती, ये चुपचाप पड़ी रहती है और एक कूलेंट के रूप में काम करती है, प्रशीतक के रूप में काम करती है। इसलिए सामान्यतः आप देखोगे फ्रिज वगैरह में भी सीएफसी आपको देखने को मिलेगी, रेफ्रिजरेटर में मिलेगी, एसी में मिलेगी। लेकिन जब यहाँ से ये गैस रिलीज होती है ना, फ्रिज से, एसी से या किसी और भी कूलेंट वाली चीज होती है, एयर कंडीशन से, तो जब ये क्षोभ मंडल को क्रॉस करके धीरे धीरे ये अपर क्षोभ मंडल या लोअर समताप मंडल, ध्यान देना कि ये अपर क्षोभ मंडल हो गया तो इसके बाद क्या होगा, समताप मंडल शुरू होगा, लेकिन ये लोअर समताप मंडल हो गया इस वाले एरिया का। तो इनके बीच में जब ये पहुंचती है तो वहां पे ये क्या करती है, सीएफसी वायुमंडल और ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन निकालती है। और क्लोरीन दोस्तों इतना खतरनाक होता है कि ऑक्सीजन के तीन मतलब जो ओजोन होती है इससे क्रिया करके ऑक्सीजन बनाती है, प्लस एक नवजात ऑक्सीजन बनाती है। फिर धीरे धीरे और भी जो है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर यहां से भी, तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगातार ये विघटन दर को बढ़ाती जाती है, अर्थात ओजोन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर तो आप देखोगे कि निचले वायुमंडल में प्रशीतक के रूप में काम कर रही है, लेकिन ऊपर जाके सीएफसी क्या करती है, क्लोरीन के रूप में टूटती है और क्लोरीन जो कि ओजोन के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है और ओजोन को समाप्त करती चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं या कुछ ऐसी क्षेत्र हैं या कह सकते हो कि सेक्टर जहां से सबसे अधिक गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे तो थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है, क्योंकि थर्मल पावर जो स्टेशन होती है यानी कि तापीय विद्युत ऊर्जा जो कि किस पे आधारित होती है, कार्बन पे आधारित होती है। कार्बन इट मीन्स कि कोयले पे आधारित होती है और कोयले पे आधारित होने की वजह से यहाँ से कार्बन का सबसे अधिक रिलीज होती है, कार्बन उत्सर्जन होता है। फिर अगर हम बात करें सीएफसी की तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वातानुकूलित यंत्र जैसे कि आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये जलमग्न खेत के जो धान के खेत होते हैं यहाँ से, और यहीं से आपको मीथेन भी निकलती है। ठीक है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन किसके लिए होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ईंट के भट्ठों से निकलती है, जो ईंट के भट्टे से जो धुआं निकलता है काला काला, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के भी घटक मौजूद होते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हम ओजोन परत क्षीणता के बारे में बात करें तो कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ओजोन के परत को क्षीण कर रही हैं यानी कि समाप्त कर रही हैं। तो जैसे सीएफसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हैलोन 1211, 1301, ट्राइक्लोरीन एथिलीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन होती है। तो ये प्रमुख गैसें हैं जहां से ओजोन परत क्षीण होती है। अब आप कहोगे कि क्या सर ओजोन परत को CO2 जो है कि प्रभावित करती है या जलवाष्प प्रभावित करती है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओजोन परत आपको देखने को मिलती है यहाँ पे समताप मंडल में, जबकि क्षोभ मंडल में हमें मुख्य रूप से CO2 देखने को मिलेगी, मीथेन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जलवाष्प देखने को मिलेगी। तो जो गैस जलवाष्प CO2 या CH4 वगैरह जो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में ही स्थिर है, तो समताप मंडल में जब जा ही नहीं रही है तो वहां पे ओजोन का कैसे जो है कि क्षरण करेगी। लेकिन CFC हो गया जो कि क्षोभ मंडल में अक्रियाशील है, शांत रहती है, लेकिन समताप मंडल तक जाती है और क्लोरीन के रूप में टूटती है, फिर ओजोन को समाप्त करती है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हैलोजेंस हो गई, ये सब प्रमुख गैसें हैं जो ओजोन को क्षीण करती हैं। और ट्रोपोस्फीयर की बात करें जो कि क्षोभ मंडल में जो ओजोन होता है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी एक ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करता है। तो मैंने यही तो बता रहा था कि जो 10% जो क्षोभ मंडल में संकेंद्रण पाया जाता है ओजोन का, वो एक प्रदूषण के रूप में भी पाई जाती है और यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है। जैसे जलवाष्प हो गई, CO2 हो गई, CH4 मीथेन हो गया, O3 यानी ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी आपकी जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में भी काम करती हैं। लेकिन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये मुख्यतः जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, लेकिन ये ओजोन को डिप्लीशन नहीं करती, मतलब ओजोन परत का विनाश नहीं करती हैं। आगे देखते हैं, ध्रुवीय समतापीय मंडल बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल CFC से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और CFC से आपस में अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन पर के, ध्यान देना यहाँ ओजोन पर नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा छूट गया है, ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरकारी होती है, यानी उत्तरदायी होती है, तो ये विनाश करती है उसका। फिर आगे देखते हैं, अगर हम फ्रिज में प्रशीतक के रूप में जो भरी जाने वाली गैस होती है उसमें मेफ्रोन भी कहते हैं और अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। अब जैसे छोटे छोटे जो एयर कंडीशनर हो गए या फ्रिज हो गए तो यहाँ पे मेफ्रोन भी देखने को मिलती है, लेकिन अमोनिया बड़े संयंत्रों में भरी जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये किसके लिए थी, ये ओजोन परत की सुरक्षा
सुरक्षा के लिए तो थी, अब यही चीज तो मैंने आपको बताया था। तो ओजोन परत की सुरक्षा का मतलब सीएफसी, हैलोन्स, अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्रोक्लोराइड के उत्पादन पे रोक लगाने पर यह फोकस करता है कि किसी भी तरीके से इनके उत्पादन पर रोक लगाओ, ताकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से हम ओजोन परत को बचा सके। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया गया था GW केंटमूर के द्वारा, जो कि टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने ओजोन हेलो का पता लगाया था कहां पे? ओजोन आभा मंडल का तिब्बत के पठार के ऊपर। वहीं वियना एक संधि थी 1985 में हुई, और इसी संधि को आगे लागू करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया 1987 में, जो कि प्रभावी किया गया था 1989 से, और ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों की कमी से संबंधित है कि जो भी पदार्थ, चाहे वो सीएफसी हो, हैलोजेंस हो, नाइट्रिक एसिड हो, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो, ये सब वो पदार्थ हैं जो ओजोन की परत का क्षरण कर रहे हैं। तो इन पदार्थों की कमी से संबंधित है कि इनके उत्पादन को कम किया जा सके या इनके उत्पादन को रोका जा सके। तो वियना संधि भी आपकी ओजोन परत से संबंधित है। इसी संधि को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया 87 में, और 89 में इसे लागू कर दिया गया। और इससे संबंधित एक बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और 16 सितंबर 2023 को जो ओजोन परत के लिए ओजोन डे मनाया गया था, तो उसका थीम क्या थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि ओजोन लेयर को फिक्स करो, यानी स्थिरीकरण करो, उसके पतन को या उसके जो क्षरण हो रहा है उसको रोको, और साथ में क्लाइमेटिक चेंज को आप रोक सकते हो। ओजोन अवक्षय पदार्थों को रोकना यानी कि फेजिंग आउट करने का मुद्दा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। भाई ओजोन के ऐसे जो पदार्थ जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, तो उनको फेजिंग आउट करो। फेजिंग आउट मतलब उनके उत्पादन को ही पूरी तरीके से बाजार से खत्म कर दो, हटा दो। तो ये सब मुद्दे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ही देखे जा रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पैदा करती है, जो कि त्वचा कैंसर होते हैं, और जबकि अल्ट्रावायलेट सी इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता। और इसीलिए यूवी ए और यूवी बी को कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आने देती है, और इससे त्वचा कैंसर भी बहुत ही नाम मात्र का, ये यूं कहें बहुत ही कम देखने को मिलता है। अत्यंत घातक, जो कि पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। तो यूवी ए और यूवी बी ये त्वचा कैंसर पैदा करती हैं, और जो कि ओजोन रोक लेती है, और जबकि जो आपकी अल्ट्रावायलेट सी है ये अत्यंत घातक है, और जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। सर्वप्रथम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 90 डिग्री साउथ वाला जोन, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का है। इस पर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था ब्रिटिश टीम के द्वारा, जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम थी। इन्होंने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से यह पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर कहीं ना कहीं वायुमंडल में ओजोन छिद्र बढ़ता जा रहा है, जहां से ओजोन की परत पतली हो चुकी है, उसमें जो है कि मोटाई कम हो गई, एक छिद्र हो गया है, और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज की प्राप्ति हो रही है, जो कि ग्लेशियर को पिघला रही है। तो इसलिए ब्रिटिश टीम के द्वारा वहां पे इसकी खोज की गई थी। तो ये बेसिक प्रश्न थे जहां से ओजोन लेयर से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। एनवायरमेंट के लिए तो दोस्तों घटना चक्र ही सफिशियंट है, उसके लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना महेश बड़वाल, ना परीक्षावाणी, ना नितिन सिंघानिया, मतलब किसी प्रकार की आप बुक पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आगे देखते हैं अब हम, और आगे बात करते हैं। तो आप देखोगे वन और वन्य जीव, अब हम जंगलों की बात करेंगे, और जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी बात करेंगे। तो वन और वन्य जीव ये हमारा अगला चैप्टर है, और यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और क्लास हालांकि 1 घंटे की हो चुकी है, लेकिन मुझे अगले 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं 1.5 घंटे की करीब करीब क्लास दूंगा, यानी 1 घंटे 20 मिनट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अब ये जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, इससे एक प्रश्न अभी से फिक्स मैं बता देता हूँ। इससे एक प्रश्न आएगा, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस में आ जाए या फिर आपका आरओ में आ जाए। लेकिन अगर आप क्लास छोड़ दोगे तो मैं कह सकता हूं कि यहां से एक प्रश्न का आप रिस्क ले सकते हो। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ज्यादा लंबी नहीं, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी विशेषता, लेकिन मैं विशेषता से पहले इनको ये बताना चाहूंगा कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं, और 10 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर पश्चिमी घाट तो हमारा 10 डिग्री से बहुत ऊपर है, इवन कि आप देखोगे अंडमान निकोबार तो छोड़ो, पूर्वी भारत देखोगे उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो जोन है,
तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, ठीक है। और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पे आर्द्रता भी अच्छी होती है, और आर्द्रता अच्छी होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। तो इसी को तो हम सदाबहारी वन कहते हैं। लेकिन अगर यह व्यवस्था हमें भारत के पश्चिमी घाट पर मिल जा रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले ये जो जोन होता है जो अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर भी अगर हमें देखने को मिल रही है तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार जो कि 0 डिग्री के नजदीक है, इवन कि ये तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में ही आता है। 10 डिग्री चैनल भी आपने पढ़ा होगा, अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। तो ये आसपास के जोन होते हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो जो सदाबहारी वन होते हैं इन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं। एक अदर नाम होता है वर्षा वन, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा वन अर्थात वर्षा ज्यादा होती है। तो ऊंचे घने वृक्षों के बड़े बड़े वितान होते हैं। बड़े बड़े वितान का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक पेड़ हो गया, ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती है ना वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है, और इनके नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं ना उनको धूप नहीं मिल पाती, ना तो पानी, क्योंकि इस पत्ती के नीचे धूप नहीं जा पाती, ना इस पत्ती के नीचे पानी जा पाता है। तो यहाँ पे प्रकाश और वर्षा ये दोनों ही कंपटीशन के रूप में काम करते हैं। मतलब यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो वर्षा के लिए भी संघर्ष करते हैं और सूर्य के प्रकाश के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो इनको नियंत्रक के रूप में भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ऊंचे घने वृक्षों और बड़े बड़े वितान पाए जाते हैं। बहुजातियों का यहाँ पे सह अस्तित्व होता है, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां, जीव जंतुओं की, पक्षियों की, पादपों की, मानवों की, हर तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, और सबका को एग्जिस्टेंस भी बना रहता है। अधिपादपों असंख्य विकसित होते हैं, यानी यहाँ पे अधिपादपों की भी बहुत सारी जो है कि किस्में देखने को मिलती हैं, और विश्व की 80% जैव विविधता विश्वतीय वनों में ही पाई जाती है। जिसका एक सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो अमेजन के वन, अमेजन के वन किस में आते हैं, 0 से 10 डिग्री 15 डिग्री के बीच में आते हैं। और यहाँ पर हम ये भी मानते हैं कि 20% के आसपास जो है कि अमेजन वन से, अमेजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमेजन वन से 20% लगभग जो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, जो मानव के लिए सबसे जरूरी होती है, क्योंकि सबसे अधिक प्लांट है यहाँ पे, सबसे अधिक पौधे हैं, सबसे अधिक वृक्ष हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो सबसे अधिक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और यहाँ पे 80% विविधता अधिक होती है। और जब मैंने जैव विविधता का पहला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर आप अंतर देखना चाहोगे साउथ या नॉर्थ में, तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री के नजदीक आओगे ना दोस्तों, तो जैव विविधता का मान सर्वाधिक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप 90 डिग्री की ओर जा रहे हो, यानी 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35, 60, 65, 70, 90 की ओर जा रहे हो, तो जैव विविधता का मान घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता नहीं होती है, बहुत ही नाम मात्र की होती है। इसीलिए 80% जैव विविधता विश्वतीय क्षेत्रों में या विश्वतीय वनों में पाई जाती है, जो कि 0 डिग्री के आसपास होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे के पॉइंट में कि किस पारिस्थितिकी तंत्रों में पौधे का जैविक पदार्थ, इट मीन्स की बायोमास अधिकतम होता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक, इट मीन्स कि 10 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, फिर 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। तो इनके बीच में सबसे अधिक आपको बायोमास दिखेगा। बायोमास का मतलब होता है कि पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, जिसे हम जैविक पदार्थ कहते हैं, जैव भार भी कहते हैं, तो यही होता है बायोमास। और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये सामान्यतः 10 डिग्री से ऊपर जाते हुए और 30 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। तो चाहे 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री के बीच में देख लो, या फिर 10 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सदाबहारी वनस्पति नहीं है, बल्कि पर्णपाती। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि जो वृक्ष अपने पत्ते एक निश्चित समय पर गिरा देते हैं और बिल्कुल पतझड़ हो जाता है, बिल्कुल सूखे हो जाते हैं पेड़ वो, तो इन्हें ही पर्णपाती वन कहते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि सदाबहारी क्षेत्रों में दोस्तों 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है और लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल से बता रखा है, आप वहां पर भी इस चैप्टर को देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बांस मिलेगा, शीशम मिलेगा, चंदन इत्यादि व्यावसायिक वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और सर्वाधिक जो सागौन होता है, जो कि पर्णपाती वनस्पतियों की सबसे प्रमुख प्रजाति होती है, ये लगभग 30% जितना भी सागौन भारत में है उसका 30% अकेले एमपी में होता है। तो सर्वाधिक सागौन कहाँ मिलेगा, एमपी में मिलेगा। अब इसी के बाद और भी जानकारी कलेक्ट करें
क्योंकि अब आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो कोरेंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्र होता है। तो ध्यान देना, कोरेंगा जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल के आधार पे। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरीके से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। और कच्छ वनस्पति, यहाँ पे जो कच्छ है वो गुजरात का स्थल खंड नहीं है, जो गुजरात में कच्छ आर्द्र भूमि है। कच्छ का मतलब ही होता है दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति। तो जहां पर भी आपको कच्छ वनस्पति एक साथ वर्ड देखने को मिल जाए, इट मींस कि वो मैंग्रोव वनस्पति की बात कर रहा है, न कि गुजरात के कच्छ वनस्पति जलवायु की। तो ये चुराव जो द्वीप है ये कहां पर है, गोवा से संबंधित है और यहाँ पर भी कच्छ वनस्पति देखने को मिलती है। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन भी मिलते हैं, सदापानी वन भी मिलते हैं, पर्णपाती वन भी मिलते हैं। ये तीनों ही प्रकार के वन मिलते हैं। मैंग्रोव वन आपके आर्द्र भूमि में होते हैं, सदापानी जो कि एक सदाबहारी वन होते हैं, जो कि आर्द्र सदाबहारी जो वन होते हैं 0 से 10 डिग्री के बीच में, और वहां पे अंडमान निकोबार भी आता है। और पर्णपाती वन भी होते हैं जो 10 डिग्री के ऊपर, क्योंकि अंडमान निकोबार को कहीं ना कहीं 10 डिग्री के द्वारा अलग किया जाता है। तो निकोबार वगैरह के पार्ट में, अंडमान के पार्ट में थोड़ा बहुत आपको 0 से 10 डिग्री का सदाबहारी विशेषता मिलती है, लेकिन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, इनमें आपको मुख्य रूप से पर्णपाती वनस्पति भी देखने को मिलती है। अब भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 की, ISFR इंडियन स्टैटिक्स जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, उसके अनुसार देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। और देश में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है उसकी अगर हम बात करें एरिया की, तो अच्छा एक प्रश्न और मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भारत की जो ये रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार कितने क्षेत्रफल में वृक्ष और वृक्षारोपण है, यानी कि वृक्ष और वृक्षों का आच्छादन किया गया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन देश में जो सर्वाधिक मैंग्रोव प्रजातियां हैं वो कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल में 42.33% है, गुजरात में 23.54%, अंडमान निकोबार में 12.34% और आंध्र प्रदेश में 8.11%। तो पहले नंबर पे आएगा वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे आएगा गुजरात। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया कोरेंगा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा के बाद आता है दूसरे नंबर पे, तो आप गलत क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों गलत नहीं है, यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि सबसे अधिक जो विस्तार है वो वेस्ट बंगाल में है मैंग्रोव वनस्पति का, फिर दूसरे नंबर पे आता है गुजरात में। लेकिन वहां पे जो मैंग्रोव वनस्पति की लोकेशन की बात करें तो कोरेंगा और सुंदरबन डेल्टा में कंपैरिजन करें तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, फिर उसका कोरेंगा मैंग्रोव क्षेत्र आता है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो सर्वाधिक एशिया में होता है और एशिया में इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। रेड सैंडर्स की बात करें, जो कि आप चंदन के नाम से जानते होंगे, जिसपे पुष्पराज मूवी थी अर्जुन अल्लू की, पुष्पा झुकेगा नहीं कभी। तो ये चंदन की बात करें तो ये दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है। कैसे वनों में? शुष्क पर्णपाती, अर्थात जहां पे वर्षा बहुत ही कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टेरोकार्पस सेंटिनलिस है। क्या नाम है इसका? टेरोकार्पस सेंटिनलिस है। और यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा में और शेषाचलम पर्वतों में मुख्यतः पाया जाता है। तो कहाँ का पाया था? पालकोंडा में भी पाया था और शेषाचलम पर्वतों में भी पाया जाता है मुख्य रूप से। अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे कि दक्षिण पश्चिम घाट पर आपको आर्द्र वन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है पश्चिमी घाट के तट पे, तो यहाँ पे आर्द्र वन मिलेंगे। तराई दुआर जो होता है वो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। कच्छ का रण, अब ये गुजरात वाला है जो कि घास का एक प्रदेश है। पूर्वी दक्कन का पठार की बात करें तो शुष्क सदाबहार वन मिलेगा, अर्थात दक्कन का पठार तो है लेकिन पूर्वी वाला हिस्सा जो कि आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो साइलेंट वैली इसका एक एग्जांपल है, जहां पे आप केरल में देख सकते हो। शंकुधारी वृक्ष आपको हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति की बात करें तो ये सुंदरबन में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ कच्छ वनस्पति की बात हो रही है, यानी कि मैंग्रोव की बात करें। पतझड़ वन की बात करें तो राजस्थान में, MP में और गुजरात में। उस पतझड़ में भी सबसे अधिक आपको सागौन मिलता है और सागौन MP में सर्वाधिक मिलता है। लगभग 30% के आसपास MP में ही सागौन होता है। इसके बाद आप देखोगे कि भितरकनिका जो गरान है ना, जो मैंग्रोव वनस्पतियों वाला क्षेत्र है, ये ओडिशा में ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो कहां पर स्थित है ये? भितरकनिका, जो कि आप देखोगे कछुओं के प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ऑलिव ओडले, जो ऑलिव रिडले कछुआ होता है, उसके प्रजनन केंद्र के भी रूप में है ये। और ओडिशा में ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है भितरकनिका गरान। और यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। फिर आगे देखते हैं टैक्टस वृक्ष की बात करें तो ये हिमालय में
प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। और टेक्टस वृक्ष रेड डाटा बुक, जो कि रेड डाटा बुक की लिस्ट कौन जारी करता है, तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। और IUCN की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा रखा है। और इससे टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त होती है टेक्टस वृक्ष से, जो कि पार्किंसन रोग, जो कि एक मस्तिष्क की बीमारी होती है, इसके लिए प्रभावी रूप से काम करती है। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में बहुत ज्यादा जो है कि पर्यावरणीय क्षरण नहीं होता है, और ये नवीकरणीय भी होता है एक तरीके से। जीवित जड़ पुल की बात करें तो जीवित जड़ पुल स्थानीय लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करना होता है। तो स्थानीय लोग जब जीवित जड़ होती है, यानी कि जो पेड़ होता है उसकी जड़ों को लंबा लंबा करके क्या करते हैं, एक पुल के रूप में उसे मोड़ देते हैं। और ये सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है, मेघालय में देखने को मिलता है। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, आप ध्यान देना, बल्कि यह निर्वनीकरण का कारण बनेगा। अब ये बताइए कि जंगल को काटने के बाद नगरीकरण डेवलप होता है, ये बात सही है, लेकिन जंगल को काटा क्यों गया, नगरीकरण को बसाने के लिए। तो जंगल काटने का कारण बन सकता है नगरीकरण, उसका इंपैक्ट है, उसका प्रभाव नहीं हो सकता। हालांकि निर्वनीकरण का प्रभाव क्या होगा, तो मृदा का अपरदन, अगर निर्वनीकरण हो जाएगा, अर्थात कि वन नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा वन उन्मूलन हो जाएगा, तो मृदा अपरदन पहली समस्या। दूसरा, जैव विविधता की हानि होगी, दूसरी समस्या। ये और भी समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो मैंने आपको बताया। आगे, वलपराई नगर, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है, और यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला एक भारत का प्रमुख नगर है। वलपराई, ये कोयम्बटूर जिले में स्थित है, और ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने के लिए प्रमुख नगर है। तो इसको कई बार पॉजिटिव सपोर्ट के लिए जो है कि न्यूज में रखा जाता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल लगभग 33% होना चाहिए, और ऐसा संवैधानिक तौर पे भूटान जैसा देश है जिसने अपनी नीतियों में भी बात की है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत ने भी राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1952 में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने वनों के 4 प्रकार बताए। एक तो संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि, ये 4 प्रकार के वनों के प्रकार बताए 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में। लेकिन इसमें राष्ट्रीय उद्यान को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये वन नीति से अलग होते हैं। हालांकि जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, उसका जवाब भी आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को हमने इसमें शामिल किया है। कोई भी चीज आपकी नहीं छूटी है कि ताकि आपको लगे कि ये चीज नहीं पढ़ाई गई या ये चीज छूट गई, तो ऐसा नहीं है। पूरी घटना चक्र को हमने शामिल किया है, सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वहां से परचेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। चलिए टॉपिक पे देखते हैं। तो ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भारत के कुल 21.71% क्षेत्रफल पे वनों का आवरण है। लेकिन वृक्षावरण की बात करें, क्योंकि वनों का मतलब होता है जंगल और वृक्ष का मतलब होता है एक एक पेड़ जो अलग अलग दूरी पर भी लगाए जा सकते हैं, तो ये 2.91% पर इसका जो है कि वृक्षावरण है। और टोटल अगर हम कर दें वनावरण और वृक्षावरण, तो टोटल आपका हो जाएगा 21.71 और 2.91 जोड़ने पे 24.62। और जबकि मैंग्रोव वनस्पति कितनी है, तो 0.15%। तो ये दोनों ही आपको अलग अलग आंकड़े हैं जो याद रखने हैं। अब यहाँ पे ISFR रिपोर्ट के बारे में बात कर लें और डिटेल से, तो यहाँ पे वनों के प्रतिशत के आधार पे अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए मिजोरम में जो है कि 84% जो है कि आपका वनों का विस्तार देखने को मिलता है। फिर अरुणाचल में 79%, मेघालय में 76 और नागालैंड में 74। तो एक बात आपने ध्यान दी कि नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे अधिक आपको जंगलों का विस्तार देखने को मिल रहा है। तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में सर्वाधिक आपको जंगल देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करें कि वनों का जो वनावरण है किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत के रूप में नहीं, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे और ओडिशा चौथे पे। अगर आप देखना चाहोगे तो 77,000 लगभग जो है कि मध्य प्रदेश में है, 66,000 यानी 66,000 लगभग अरुणाचल में, 55,000 के आसपास छत्तीसगढ़ और 52,000 के आसपास ओडिशा में। इतने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल में। और आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट और कवर करेंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे दोस्तों, यानी फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में। तो ISFR 2021 के अनुसार वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुई है इस बार, वैसे तो वो टोटल में आपने देख लिया, प्रतिशत के रूप में देख लिया और किलोमीटर स्क्वायर के रूप में देख लिया,
जो ओवरऑल में हम बात करें, ओवरऑल में। लेकिन अब हम बात करें कि 2019 की कंपैरिजन में 2021 में वृद्धि किसमें हुई, तो देखो कि सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, लगभग 647 किलोमीटर स्क्वायर की। तेलंगाना में दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है 632 किलोमीटर स्क्वायर, और ओडिशा में तीसरे नंबर पे वृद्धि हुई है 537 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न का नेचर समझो, मैंने प्रतिशत के रूप में बताया तो मिजोरम सबसे पहले बताया, किलोमीटर स्क्वायर में बताया तो मैंने एमपी को पहले बताया। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना वृद्धि, जो कि 2019 की अपेक्षा 2021 में कितनी वृद्धि हुई है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी वृद्धि हुई, फिर तेलंगाना दूसरे नंबर पे आता है और ओडिशा तीसरे नंबर पर आता है। इसी तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, घना वन क्षेत्र। हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य या प्रदेश है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हो चुका है। कहने का मतलब हो गया कि मान लो जैसे उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% अगर वन आच्छादित से हो चुका है कवर, तो ऐसे 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के ऐसे 17 राज्य यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हो चुका है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य होते हैं वो कहां पर होंगे, तो पश्चिम बंगाल में मैंने बताया लगभग 2114 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरे नंबर पे गुजरात 1175 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार 616 किलोमीटर स्क्वायर, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश 405 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है, ये इसका आंकड़ा याद रखना। और आईएसएफआर 2021 के अनुसार यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 17,384 किलोमीटर है, जो कि यूपी के क्षेत्रफल का केवल और केवल 7.22% है। जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने 33% तक क्या किया है, वन आच्छादन कवर कर दिया है। लेकिन अभी यूपी इस मामले बहुत पीछे 7.22% पे ही रुका हुआ है। अब यहाँ पे हम बस पॉइंट नंबर 27 और 28 को कवर करके क्लास को ऑफ करेंगे। तो घड़ियाल की बात करें, जिसका वैज्ञानिक नाम गैवियलिस भी कहते हैं, ये मगरमच्छ के कुल की प्रजाति है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है। तो आप लोग देखोगे मगरमच्छ का जो आगे का मुंह होता है वो चौड़ा होता है, ठीक, जबकि घड़ियाल की बात करें तो आगे का मुंह उसका पतला होता है, सुराही की तरह लंबा सा होता है। लेकिन दोनों की प्रजाति सेम होती है, दोनों ही जो है कि उभयचर के रूप में काम करते हैं, धरातल पे भी देखने को मिलेंगे और जलमंडल पे भी। इसलिए इसको मगरमच्छ की प्रजाति कहा जाता है, जो कि गंगा व उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं, स्पेशली बांग्लादेश में, भूटान में, भारत में, नेपाल में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, पगमार्क तकनीक की बात करें, जो एक पगमार्क तकनीक होती है, ये विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, जो जंगलों के जंतु होते हैं उनकी जनसंख्या को कैलकुलेट करने के लिए इसका आकलन करते हैं, तो इसे ही हम पगमार्क तकनीक भी कहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आज की हमारी क्लास का पॉइंट कवर, और कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 से, इट मीन्स की पॉइंट नंबर 29 से हम लोग कल की पूरी क्लास को कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ की मैंने जानकारी ऑलरेडी बता दी है, डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।